देखिए, जिस घड़ी का सभी को इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ियां जो है धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आ रही, क्योंकि 8 बजे से जो है लगातार रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और इसी कड़ी में देखिए 4 तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर कांग्रेस मुख्यालय से आपको दिखा रहे हैं, जो कि दिल्ली की है। दिल्ली से पहली तस्वीर है कांग्रेस मुख्यालय की। ये तस्वीरें हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे होंगे। अगली तस्वीर हरियाणा से है। मतगणना की तैयारी यहां पर जो है देखने को मिल रही है। और अगली तस्वीर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से सिक्योरिटी यहां पर तैनात की गई है, क्योंकि देखिए 3 टायर जो है यहां पर सिक्योरिटी तैनात है। और इसी के साथ अगली तस्वीर मतगणना से पहले रविंद्र रैना, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर में, वो पूजा पाठ करते हुए नजर आए थे। तो देखिए 6 से 6:30 बजे के बीच की तस्वीरें हैं, जब वो मंदिर पहुंचे थे, पूजा अर्चना करते हुए नजर आए थे। और देखिए हर मतगणना के दिन ऐसी तस्वीरें जो है हर जगह से निकल कर आती हैं। और ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर हम आपको सिक्योरिटी भी दिखा रहे हैं कि जिन जिन सेंटर्स पर काउंटिंग होनी है, उन सेंटर्स की जो सिक्योरिटी है वो कितनी टाइट रखी गई है, ताकि कोई भी परिंदा पर ना मार सके। आज काउंटिंग है और हमें पूर्ण विश्वास है हरियाणा प्रदेश की जो हमने सेवा ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों के अंदर की है, मैं उस आधार के ऊपर कह सकता हूं कि हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सेवा के लिए तैयार है, क्योंकि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा की गति से विकास किया है, समस्याओं का समाधान किया है, ईमानदारी से हमारी सरकार ने किया है। और आगे भी हम मजबूती से, ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी मित्र दल हैं और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उन सबको मिलाकर जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी। 30 से 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी के जीतने की उम्मीद है और 15 के करीब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और हमारे जो सहयोगी मित्र दल हैं उनके उम्मीदवार जीतने की हमें उम्मीद है। और ये सब मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल जो हमारे मित्र दल हैं उनकी सरकार बने, ऐसा मुझे उम्मीद है। और चलिए लगातार मेरे सहयोगी जगह जगह से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। इसी बीच भारती दुबे फरीदाबाद से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। भारतीय स्थितियां कैसी बनती हुई नजर आ रही है? और देखिए काउंटिंग अब शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले माहौल किस तरीके का नजर आ रहा है? देखिए इस वक्त हम फरीदाबाद के लखानी धर्मशाला में मौजूद हैं, जहां पर भारी पुलिस बल तैनात है ताकि कोई भी परिंदा जो है पर ना मार सके। साथ ही कुछ ही समय में जो है काउंटिंग शुरू होने वाली है, जिसको लेकर जनता में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। जनता बेकरार है ये सुनने के लिए कि हरियाणा में किसकी सरकार बनने वाली है। वहीं अगर वोटिंग की बात की जाए तो सबसे कम जो वोटिंग हुई है वो बडखल विधानसभा में हुई है। अगर आंकड़े की बात की जाए तो केवल और केवल 45% जो है वोटिंग हुई है। वहीं सबसे ज्यादा बात की जाए तो फरीदाबाद की पृथला विधानसभा में 65% तक वोटिंग की गई है। और वहीं अगर फरीदाबाद के आंकड़े की बात की जाए कि फरीदाबाद में कितनी वोटिंग हुई, तो पूरे फरीदाबाद में लगभग जो है 55% वोटिंग की गई है। इसके अलावा वोटिंग जो है मतगणना जो है शुरू होने वाली है और 8 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक होगी। और बडखल विधानसभा में 18 राउंड जो है किए जाएंगे। ठीक है ईशा, आपके पास आते हुए ईशा, देखिए बीजेपी के लिए चुनौतियां क्या क्या नजर आ रही है? देखिए किसान एक सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त हरियाणा में बीजेपी के लिए बना हुआ है। शायद यही कारण है कि एग्जिट पोल में कांग्रेस बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। ईशा बिल्कुल, देखिए क्योंकि 60% जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो ग्रामीण इलाकों में हैं और यही वजह है कि जी बिल्कुल निशा, देखिए जो 60% विधानसभा क्षेत्र हैं वो ग्रामीण हलकों में हैं। 2019 विधानसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव 5 साल बाद 2024 में हो रहे हैं।
2021 और 22 में माफ कीजिएगा 2020 और 21 में किसान आंदोलन चला था। पंजाब से वो आंदोलन शुरू हुआ और हरियाणा के जो किसान हैं वो भी साथ मिलकर दिल्ली की सीमाओं पर बैठे पंजाब के किसानों के साथ मांग सभी की एक थी कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। कृषि संबंधी जो कानून 3 कानून सरकार लेकर आई थी उसे रद्द किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि संबंधी तीनों कानून रद्द तो कर दिए, लेकिन एमएसपी को कानूनी दर्जा देने के लिए जो कमेटी बनाई थी उसको लेकर जो कार्य प्रणाली है उतने जोरों से नहीं चली और इसको लेकर जो कमेटी है उसने अपनी फाइनल जो रिपोर्ट है वो भी सबमिट फिलहाल नहीं करवाई है और यही वजह है। और साथ ही साथ किसान आंदोलन में देखिए पंजाब के किसान ही नहीं बल्कि किसान हरियाणा के किसानों की भी मृत्यु हुई थी और ऐसे में जो किसान हैं उनका कहना था कि शहीदी का दर्जा इन किसानों को दिया जाए, उनके परिवारजनों को सरकारी नौकरी दी जाए। इन मुद्दों के साथ ही किसानों ने मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के लिए खोल दिया था। पंजाब में भी बीजेपी को इसी का खामियाजा 2022 विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा और अब जो किसान हैं बड़ा तबका नाराज चल रहा है भारतीय जनता पार्टी से, उसका नुकसान भी जाहिर तौर पर बीजेपी को उठाना पड़ सकता है क्योंकि किसानों की मांग जो है वो यही है एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, जबकि बीजेपी कह रही है 24 की 24 फसलें जो केंद्र की तरफ से एमएसपी तय की जाती है उसमें वो खरीदी जाएगी। लेकिन किसानों का कहना है कि मंडियों में अगर आप फसल लेके जाते हैं तो केंद्र ने भी जो एमएसपी तय की है उस पे उठान फसलों का नहीं हो पाता है। यही वजह है कि बीजेपी के खिलाफ लगातार किसान आंदोलन भी करते नजर आए हैं, जिसे भुनाने की भरपूर कोशिश कांग्रेस ने की और सफल भी उसमें लगभग साबित हुई है। और कितना सफल हुई है वो आज के नतीजे बताएंगे। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में भी ये घोषणा हरियाणा में बकायदा और पंजाब में बकायदा करके गए थे कि अगर सत्ता में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन आता है तो एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, गठबंधन इंडिया गठबंधन जो है सत्ता में काबिज केंद्र में नहीं हो सका। अब जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार होने थे तो राहुल गांधी की तरफ से लगातार अपनी रैलियों में यही कहा गया कि एमएसपी का कानूनी दर्जा दिया जाएगा, बल्कि अपनी मैनिफेस्टो में जो घोषणा उनकी तरफ से की गई है, जो गारंटी कांग्रेस ने दी है, उसमें किसानों को लेकर जो पहली गारंटी है वो यही है कि एमएसपी का कानूनी दर्जा दिया जाएगा। मतलब जो एमएसपी केंद्र सरकार तय करेगी उतने ही दाम पर किसानों की फसल खरीदी जाएगी, क्योंकि अगर जो एमएसपी केंद्र सरकार निर्धारित भी करती है उतने दाम पर किसानों की फसल नहीं खरीदी जाती और यही वजह है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। लंबे समय से किसान ये मांग कर रहे हैं, बखूबी किसानों के मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश यहाँ पर कांग्रेस ने की है और जो किसान लगातार आंदोलन भी करते नजर आए, उस आंदोलन में दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार पहुँचते रहे हैं और इसका फ़ायदा ज़रूर कह सकते हैं कि जो कांग्रेस है उसे ज़रूर होगा। दूसरी तरफ देखिए हरियाणा की राजनीति थोड़ी अलग है, यहाँ पर मुद्दों पर इतना वोट नहीं पड़ता है जितना कि जातीय समीकरणों को देखा जाए तो जातीय आधार पर यहाँ पर वोट पड़ता है और यही इसी जो 2024 विधानसभा चुनाव में इसमें भी यही देखने को मिलेगा। मुद्दों के से थोड़ा हट के जो मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं जाति के नाम पर वोट देते हुए नजर आएंगे और यही वजह है कि जातियों को ध्यान में रखकर ही सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जो जाट बाहुल्य इलाके हैं वहां से जाट ही चुनाव लड़ रहे हैं, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां से बीजेपी ने कहीं ऐसी जगह जहां पर ब्राह्मण को भी मुस्लिम के खिलाफ उतारा है। तो यही वजह है कि जो जातीय समीकरण है वही ये तय करेंगे कि किसकी आखिरकार यहाँ पर सत्ता में जो है सरकार बनती है। दीपावली किसकी आज बनने वाली है ये हरियाणा की जनता तय करेगी, लेकिन हरियाणा की राजनीति अलग है, वो इसलिए कि जाति के नाम पर यहाँ पर वोट पड़ता है और जाति के नाम पर ही ये तय होगा कि प्रचंड बहुमत या बहुमत का जो 46 का आंकड़ा है वो आखिरकार कौन सी पार्टी ले जाती है। जी और चलिए इसी बीच अजहर हुसैन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, स्थितियां क्या नजर आ रही है, क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर में? देखिए, अगर हम कश्मीर की बात करें, साल के बाद ये होने जा रहा था,
चुनाव के बाद कहीं ना कहीं लोगों में एक उत्साह का माहौल था, और उत्साह के माहौल के साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पे इंतजामात या चुनाव हुए हैं, और कहीं ना कहीं लोग भी कहीं खुश नजर आ रहे थे। जो मुद्दे थे, सीधे तौर पे जो मुद्दे थे, लोगों के जो मुद्दे थे, जिसमें बेरोजगारी या बाकी जो जितने भी तरक्याती काम हैं, और उसके साथ साथ जो मेन मुद्दा यहाँ पे था, जो जिसमें पार्टियों ने जितने भी रीजनल पार्टीज थे, जिन्होंने अपने मंशूर में भी लिखा था कि आर्टिकल 370 को लेके या 35A की वापसी को लेके जितने भी मंशूर रखे गए थे, उसको लेके यहाँ पे जो है चुनाव में हिस्सा लिया गया। लेकिन बात यह है कि आज का जो दिन है, चूंकि आज यहाँ पे काउंटिंग होने जा रहा है, मैं थोड़ा सा आपको विजुअल्स में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे सुबह से ही जो सिक्योरिटी के यहाँ पे कड़े इंतजाम देखे गए, या आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे ठीक यहाँ पे 3 लेयर जो सिक्योरिटी यहाँ पे हैं वो रखी गई हैं, और इसके साथ साथ जो पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और जो इंतजामिया हैं या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जितने भी इंतजाम किए गए हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे बिल्कुल चौकसी रखी गई है, और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अलर्ट नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं, और किसी भी ये काउंटिंग हॉल है जनूबी कश्मीर जो हमेशा बॉयल रहता था, और जनूबी कश्मीर का कुलगाम एरिया, और यहाँ पे देख सकते हैं हम कि किस तरीके की जो सिक्योरिटी है वो रखी गई है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे मीडिया गैलरी रखी गई है, और मीडिया गैलरी में यहाँ पे जो है जो भी अपडेट आता है, अंदर से जो भी काउंटिंग हॉल से अपडेट आता है, वो यहाँ पे मीडिया के लिए रखा गया है। और साथ ही साथ अगर हम सिक्योरिटी के सिनेरियो के हवाले से बात करें, जिस तरीके से यहाँ पे चुनाव हुए हैं, कहीं ना कहीं ये जो श्रेय जाता है, जिस तरीके से पहले लोकसभा चुनाव हुए हैं, और लोकसभा चुनाव के बाद में जो ट्रांसपेरेंसी देखी गई, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जमात ने जो इंडिपेंडेंस कैंडिडेट जो मैदान में उतारे, और इससे लग रहा है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो एक ट्रांसपेरेंसी जो इलेक्शन में लाई, और इसी तरीके से असेंबली इलेक्शन में जिस तरीके से लोगों का जमावड़ा सामने आया, और कहीं ना कहीं ये एक उत्सव से कम नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जिले कुलगाम में तकरीबन 3 निशस्तें हैं, और इन 3 निशस्तों में तकरीबन 25 के करीब जो कैंडिडेट्स है वो हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारे बड़े दिग्गज लीडर हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं। और अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, वहाँ पे भी बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो सामने हैं, जिसमें उमर अब्दुल्ला से लेके इंजीनियर रशीद और बाकी सारे बड़े नेता जो है वो सामने हैं इस बार। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस तरीके से चुनाव में लोगों ने हिस्सा लिया, कहीं ना कहीं इस बार लग रहा है कि बड़े बड़े जो चेहरे हैं, बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं, उनको इस बार जो है शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जहां पे भी, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी पे भी हम देख रहे हैं कि वहां पे यही लग रहा है कि जो चुनावी मुकाबला है वो काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो माहौल है, जो इलेक्शन का माहौल है, एक उत्सव से कम नहीं है। जो भी हम लगातार जो रिपोर्टिंग में दिखा रहे थे, जिस तरीके से जो 3 चरणों में जो चुनाव हुए हैं, और इसमें तकरीबन शाम के 7:30 बजे जिस तरीके से हमने देखा कि लोगों का जो जमावड़ा दिखा गया, लंबी लंबी कतारें, जिसमें खवातीन से लेके जो नौजवानों की लंबी लंबी कतारें हमने देखी। चलिए ठीक है, ये बाकी सारे जो, चलिए ठीक है अजहर, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। इसी बीच मेरे एक सहयोगी और मेरे साथ जियाद भट्ट इस वक्त बांदीपोरा से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जियाद, क्या स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं इस सीट पर? जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के बदलते हालात के साथ साथ बदल रही है यहाँ की सियासत भी। जो लोग यहाँ पर बाइकआउट की कॉल देते थे, जो यहाँ पर सेपरेटिस्ट जो है बाइकआउट का बोलते थे, लेकिन आज वो यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं इस इलेक्शन में। बीजेपी कहीं ना कहीं कामयाब हुई है, जो यहाँ की जमहूरियत को बहाल करने में बीजेपी इन 5 सालों में कहीं ना कहीं कामयाब हुई है। मैं बांडीपोरा की अगर बात करूंगी, 3 सीटें हैं, गुरेज, बांडीपोरा और सोनावारी की। तीनों पे जो है बीजेपी फेस ऑफ करेगी। जो इंडिया अलायंस बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच, जो अलायंस यहाँ जम्मू कश्मीर में बनी है, उसको फेस ऑफ करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एग्जिट पोल की बात करेंगे, बांडीपोरा में 1 सीट पे जो है बीजेपी दिखाई दे रही है, 2 सीट जो है वो अलायंस के तौर पर जो है सामने आ रही है। लेकिन लोग इस चीज पे भरोसा नहीं कर रहे, क्योंकि पार्लियामानी इलेक्शन में जो एग्जिट पोल आया था वो कहीं ना कहीं फिर रियलिटी से बहुत ज्यादा डिफरेंट था। इसीलिए लोग जो है चाहते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट जब आए तो वो बेहतर आए जम्मू कश्मीर के लिए। जी निशा जी।
चलिए ठीक है। लगातार भारती दुबे भी मेरे साथ फरीदाबाद से मेरी सहयोगी बनी हुई है। भारती, जिस तरीके से बात कर ली जाए, बीजेपी और कांग्रेस की बात कर ली जाए, तो एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि फरीदाबाद में कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ रही है। देखिए, बीजेपी से विपुल गोयल को जो है बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया हुआ है। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात कर ली जाए तो लखन सिंह सिंगला को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया, उन्हें अपने जो है चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन जो विपुल गोयल हैं वो मनोहर लाल की जब सरकार रही थी तब भी मंत्री थे। तो ऐसे में इस सीट पर जो एग्जिट पोल के आंकड़े अभी तक है, क्योंकि देखिए रुझान तो भी सामने नहीं आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी की जगह कांग्रेस यहां पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही थी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि इस बार जो है बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस आगे चल रही है। जनता जो है मन बना रही है कि इस बार जो है बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को चुना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ओल्ड विधानसभा की बात की जाए, ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा, जैसे कि विपुल गोयल बीजेपी से हैं और कांग्रेस से जो है लखन सिंगला जी हैं। इस बार देखा जा रहा है कि लखन सिंगला जो है लगातार जब चुनाव नहीं हुए थे 2019 से लेकर अब तक जनता के बीच में बने हुए थे, लेकिन अगर वही विपुल गोयल की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं छुप गए थे, गायब हो गए थे। लेकिन जैसे ही चुनाव का समय हुआ और भाजपा ने जब उनको टिकट दी, इससे पहले 2019 में नरेंद्र गुप्ता जी जो हैं विधायक रहे थे, लेकिन जब विपुल गोयल को टिकट दी तो कहीं ना कहीं जनता रुष्ट भी नजर आई, क्योंकि वो 5 सालों तक गायब रहे थे। लेकिन लखन सिंगला जो हैं जनता के बीच जा रहे थे, चाहे हारी हो, बीमारी हो, सुख हो, दुख हो, जनता के बीच जो है पहुंच रहे थे, जिससे जो जनता है इस बार कांग्रेस का मन बना रही है। वहीं कहीं ना कहीं कुछ विधानसभा में ये भी देखा गया है कि बीजेपी से जो नेता और कार्यकर्ता टिकट मांग रहे थे, भाजपा ने उनको टिकट ना देकर कोई नया प्रत्याशी चुन लिया, जिसके बाद जो प्रत्याशी रहे जो किसी और टिकट से अब चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं गुस्सा नजर आया कि इतनी मेहनत करने के बाद भी जो है भाजपा ने उनको टिकट नहीं दी। तो दूसरी ओर जो है जनता भी रुष्ट है और भाजपा से भी थोड़ी सी उनको नाराजगी है कि जो नेता और कार्यकर्ता काम कर रहा था, लगातार 5 सालों से जुड़ा हुआ था, उनको, इसलिए जनता भी है भाजपा से थोड़ी सी नाराज है। और लगातार 10 सालों से भाजपा की सरकार है हरियाणा में, इसको लेकर भी जनता हिसाब की भी मांग कर रही है कि आखिर भाजपा ने किया क्या है। इसके बाद जो है वो चाह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस आए, कुछ नया देखने के लिए, कुछ नया विकास होने के लिए। चलिए ठीक है ईशा, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए रुझान तो जो भी होंगे वो 8 बजे के बाद आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन देखिए सीएम चेहरे को लेकर, खासकर बात अगर हरियाणा की कांग्रेस की कर ली जाए तो यहाँ सीएम चेहरे को लेकर काफी तनातनी देखने को मिल रही है। देखिए भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि ना मैं टायर्ड हूं और ना ही मैं रिटायर्ड हूं, इस तरीके की बातें जो है उनकी तरफ से कही जा रही है और बार बार जो है इस तरीके के दावे भी सीएम को लेकर उनकी तरफ से किए जाते हैं। और उनके बेटे से जब सवाल किया गया तो वो भी कहते हैं कि देखिए मेहनत तो सभी ने की इस चुनावी प्रचार प्रसार में, लेकिन अगर भूपेंद्र हुड्डा की बात कर ली जाए तो उन्होंने कुछ ज्यादा ही मेहनत की है, इस तरीके की बातें जो है उनके बेटे कहते हुए भी नजर आए हैं। बिल्कुल, देखिए, और ये जगजाहिर भी है और जमीनी स्तर पर भी देखा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस तरीके से रैली करते नजर आए 90 की 90 विधानसभा सीटों पर। और देखिए जहां जहां वो रैली करने जाते थे वहां पर यही नारा लगता था कि अब की बार हुड्डा सरकार। तो ऐसे में जो हुड्डा समर्थित उम्मीदवार हैं, 72 हुड्डा समर्थित उम्मीदवार हैं जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से अपनी चुनावी रैलियों में एक ही नारा दिया जाता था कि आने वाले जब अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे। लेकिन कुमारी शैलजा दलित चेहरा हैं, बड़ी नेता हैं, लगातार वो कह रही हैं कि दलित से ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। दूसरी तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं कि उनके पास विजन है कि हरियाणा का विकास कैसा हो। तो ऐसे में वो भी पीछे नहीं हटे हैं मुख्यमंत्री की दावेदारी से, लेकिन आलाकमान ये तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री यहाँ पर बनेगा। लेकिन जिस तरीके की मेहनत भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की है और अपने समर्थकों को, ज़्यादा से ज़्यादा समर्थकों को टिकट दिलाने में वो सफल भी साबित हुए। ऐसे में अगर आलाकमान की तरफ से उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, अगर कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सत्ता में आती है हरियाणा में और उन्हें
विधायक दल का नेता नहीं चुना जाता है, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, तो वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आखे रख सकते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके बेटे हैं, रोहतक से लोकसभा चुनाव बड़े मार्जिन से जीते थे और ऐसे में उनका नाम रखा जाएगा ताकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर मुख्यमंत्री ना बने तो उनके बेटे उनके इस विरासत को संभाले। दूसरी तरफ अगर कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला लगातार इस बात को लेकर कहते हैं कि उन दोनों में से किसी एक को चुना जाए, तो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात पर डटे रहेंगे कि या तो उन्हें या फिर उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर आलाकमान ऐसा नहीं करती है, दाव कुमारी शैलजा या फिर रणदीप सुरजेवाला के अलावा किसी अन्य पर खेलती है, तो ये जग जाहिर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुप नहीं बैठने वाले, वो बगावत कर सकते हैं। हालांकि 2005 विधानसभा चुनाव की बात करें, उस दौरान भी कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था, 67 सीटें जीतकर आई थी कांग्रेस। और उस दौरान जो कांग्रेस आलाकमान है उनकी तरफ से एक दाव खेला गया था, नए चेहरे को मौका दिया था और वो चेहरा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अगर 2005 की तरह ही दाव यहाँ पर कांग्रेस खेलती है तो अब परिस्थितियाँ कांग्रेस के लिए अलग हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मोर्चा भी खोल सकते हैं उनके खिलाफ। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अभी तक वो अब कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में नजर आ रहे थे और उनके खिलाफ कई मामले इस वक्त दर्ज हैं, जिसमें DLF और रॉबर्ट वाड्रा के बीच जो लैंड डील हुआ था वो मामला भी उन पर दर्ज है। उसको लेकर भी उनके ऊपर ED और CBI का शिकंजा कसा हुआ है। तो ऐसे में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं उन पर कई आरोप लगे हैं। पंचकुला की ज़मीन की अगर बात करें, नेशनल हेराल्ड को देने की वो आरोप उन पर लगे हैं। जो कांग्रेस समर्थित एक अखबार है उसको जमीन देने के आरोप भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगे हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए औने पौने दाम पर ही उन्होंने जो जमीन है किसानों की जमीन लेकर वो आगे कांग्रेस को दी थी। तो ऐसे में इन आरोपों को जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने झेला है और इन आरोपों के चलते जिस तरीके से उन पर कई मामले दर्ज हुए हैं, तो ऐसे में लगता नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और 90 की 90 विधानसभा सीटें जिस तरीके से वो प्रचार करते नजर आए, एक सीट में भिवानी सीट पर कांग्रेस नहीं लड़ रही है लेकिन वहां पर भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया। तो अगर कांग्रेस आलाकमान किसी अन्य दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ, तो जाहिर चलिए ठीक है ईशा, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। शायद आपकी आवाज़ कुछ प्रॉब्लम दे रही है। जियाद मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। जियाद देखिए, बांदीपुरा की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो लोग थे वो कौन से स्थानीय मुद्दे थे जिन पर यहाँ के लोग वोट देते हुए नजर आए? और देखिए क्योंकि 10 साल बाद चुनाव हुआ है और ऐसे में लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं इस बार कि किसकी सरकार होगी और उस सरकार से काफ़ी उम्मीदें जो है लोग लगाए बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, जमीनी मुद्दे की अगर बात करेंगे, लोगों के पास जो है सड़कें नहीं है, जो लोगों के पास जो है बिजली का मसला है, लोगों के पास जो है पानी का मसला है। क्योंकि ये सारा एरिया बांदीपुरा जो है ये वल्लूर लेक जो है उस पर डिपेंड है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो यहाँ के हैं मछलियां निकाल कर जो अपना गुजारा करते हैं। अगर दूसरी तरह से बात करेंगे कि इससे पहले PDP की सरकार बनी थी जिससे लोग नाउम्मीद हुए थे। अगर उससे पहले की बात करेंगे फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे हुकूमत थी, उससे भी लोग नाउम्मीद हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बार जो PDP ने जो हुकूमत की BJP के साथ उसका फायदा जरूर हो सकता है। लेकिन जमीनी मुद्दे बहुत ज्यादा है। हाँ। लोगों को अहम सहूलियत जो है वो फराहम नहीं हो रही है, उसको लेकर जो है लोगों ने वोट डाले हैं, निकले हैं घरों से। इस बार जो है वोटिंग जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आम लोग जो इसमें हिस्सा नहीं ले रहे थे या जो जवान थे वो इस इलेक्शन से दूर रहते थे, लेकिन उन्होंने हिस्सा लिया, डेमोक्रेसी पर, कानून पर जो है अपना यकीन जताकर जो है वोट दिया है। किसको वोट दिया है वो आज जरूर पता चलेगा कि किसकी बनेगी यहाँ पर सरकार। लेकिन कहीं ना कहीं BJP भी यहाँ पे स्ट्रांग है। यहाँ नसीर लोन एक स्ट्रांग कैंडिडेट के तौर पर सामने आए हैं, या अब्दुल रशीद खान जो है सोनावारी के एक स्ट्रांग कैंडिडेट के तौर पर सामने आए हैं। गुरेज के अगर एग्जिट पोल की बात करें तो वो सीधे गुरेज की सीट जो है वो BJP के पल्ले जो जेब में जाती है वो सीट फकीर खान वहां से जीतते हैं। कहीं ना कहीं BJP यहाँ पर जो है स्ट्रांग बन के आया, क्योंकि उम्मीद बहुत थी लोगों को, क्योंकि यहाँ पर कामयाब हुई है BJP। कहीं न कहीं लोगों का जो है विश्वास इस कानून पे, जो कानून पे, इस डेमोक्रेसी पे जो है जताने के लिए भरोसा दिलाया गया। और तब जाके जो लोग जो है वो सामने आए, उन्होंने वोट डाला ताकि हमारे जमीनी मुद्दे जो है, जो हमारे आम मुद्दे, जो आम मसाइल है, आम लोगों के मसाइल है, वो हल हो सके।
जी निशा जी। चलिए ठीक है। अब भारती भी मेरे साथ लगातार फरीदाबाद से जुड़ी हुई है। भारती, जिस तरीके से अभी हमने बात की बीजेपी और कांग्रेस की, लेकिन अगर मैं वही बात INLT और आप की कर ली जाए तो इनमें क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, INLT ने नरेंद्र पाल सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बात अगर आम आदमी पार्टी की कर ली जाए तो प्रवेश मेहता चुनावी मैदान में है। जी, अगर देखा जाए तो बघेल जी और जो दूसरे प्रवेश मेहता जी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रवेश मेहता पहले जब चुनाव लड़ चुके थे तो उनका ज्यादा क्रेज था, लोग जो है ज्यादा रुचि दिखा रहे थे। हाँ। लेकिन इस बार जो है वो गायब नजर आए थोड़े से इन 5 सालों में। तो जनता जो रुझान दिखा रही है वो बघेल की साइड ज्यादा रुझान है। जो बघेल समाज है वो बघेल जी को ज्यादा जो है वोट कर रहा है। प्रवेश मेहता जी भी जो है लगातार पहले बने हुए थे, लेकिन बीच में जो गायब हो गए वो जनता के बीच जो है नहीं पहुंचे। उसके बाद जो है जनता थोड़ी सी उनसे नाराज है। लेकिन अगर फरीदाबाद विधानसभा में बात की जाए सभी प्रत्याशियों की तो लगातार जो है सभी ने बहुत मेहनत की है। फील्ड पर उतर कर अगर जमीनी पर देखा जाए तो लगातार जो है सभी प्रत्याशी पूरी जी जान से मेहनत कर रहे थे। चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, प्रोग्राम हो, चाहे कोई भी नेता या फिर कोई मंत्री अगर फरीदाबाद में पहुंचता है तो पूरी मेहनत के साथ जो है लगे हुए थे। वहीं इस बार जो है जनता का मूड अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए ठीक है। जियाद, वहीं बात कर ली जाए सिक्योरिटी की। अब अगर हम बात कर लें तो सिक्योरिटी कैसी, काउंटिंग सेंटर्स की सिक्योरिटी किस तरीके की जो है देखने को मिल रही है? एक बार तस्वीरें भी जरूर दिखाएं। जी बिल्कुल, अगर देखेंगे सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत सख्त है। चाहे काउंटिंग सेंटर की बात करेंगे या दूसरे भी इलाके हैं, वहां पर जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब भी इलेक्शन होते हैं तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम यहाँ पे होने ही होने हैं। और अगर बांडीपोरा की बात करेंगे, बड़ी सिक्योरिटी का इंतजाम है। अगर देखेंगे सिक्योरिटी जिसमें CRPF, आर्मी और पुलिस जो है तीनों मिलकर एजेंसी जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम करती है यहाँ पर। और बहरहाल ये अगर देखेंगे बांडीपुरा का ऊपरी इलाका है जहाँ पर जो है काउंटिंग इस वक्त हो रही है। डिग्री कॉलेज है और वहाँ एरिया बहुत शांत एरिया है। और हालांकि सिक्योरिटी है लेकिन वो इलाका जो है हमेशा शांत माना जाता है। सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा इंतजाम। तो चलिए देखिए, अब 8 बजने को भी हैं और अब से थोड़ी देर बाद जो है रुझान आना भी शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर एक जगह जम्मू कश्मीर के जो कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में इस वक्त हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे, और दूसरी तरफ हरियाणा के जो कैंडिडेट्स इस वक्त चुनावी मैदान में वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। फिलहाल लगातार आप लोगों से अपडेट लेते रहेंगे, आप इसी तरीके हमारे साथ बने रहे। फिलहाल